Students, today we are going to start with a new topic. It's written on the board, solving system of linear equations using matrix method. हमने इनवर्स पढ़ा था मैट्रिक्स का, वो अब हम यहाँ यूज करेंगे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लेकिन जो हम मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसमें भी कुछ कॉन्स्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। बोर्ड पे तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। मैंने इनको इस फॉर्म में लाया है। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स ली, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखें यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। नेक्स्ट में देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, y का -4 है, z का 1 है। ये इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y की टर्म नहीं है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ y इज 0 हियर एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज 1 हियर। x y z जो है वो मैंने उसकी भी एक मैट्रिक्स लिखी, राइट, इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। और जो ये कांस्टेंट्स थे इनकी एक मैट्रिक्स बनाई। अब आप देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं आई विल गेट दीज इक्वेशंस बैक। मुझे एग्जैक्टली यही इक्वेशंस मिलेगी। चेक कर लेते हैं। पहला जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, पहला एलिमेंट a11 वो क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z। और जब हम, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 7। आई रिपीट, हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। यही इक्वेशन है। सेकेंड चेक करते हैं, 7x माइनस 4y प्लस z शुड बी इक्वल टू 9। 7x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 9। देन 1 into x प्लस 0y, we don't have the term of y here, प्लस z इक्वल टू 5। So I think that is clear to you कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब मैं सपोज कर लेता हूं, जो पहली मैट्रिक्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज डिनोटेड बाय a, उसको मैं a से डिनोट कर रहा हूं, 2 7 1 3 माइनस 4 0 4 1 1। ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं लेट से x से डिनोट कर रहा हूं, x y z। और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं b मैट्रिक्स से डिनोट कर रहा हूं, कांस्टेंट वाले को 7 9 5। अब ध्यान से सुने, ये मैट्रिक्स A, ये x, ये b। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ax इक्वल टू b। प्रॉब्लम कब आएगी, अगर मेरा b 0 होगा। इफ b इक्वल टू 0, अगर b 0 हो गया देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, then the system of equations is called homogeneous system of equations। तो अगर b 0 होगा दैट मीन्स ये कांस्टेंट 0 होंगे, तो हमारा जो सिस्टम बनेगा वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। अदरवाइज मींस व्हेन b इज नॉट 0 इट विल बी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव ए थ्योरम, and the theorem is if A is a non-singular matrix, then there exists a unique solution for non-homogeneous equations, for non-homogeneous system of equations। मैंने आपको अभी बताया होमोजेनियस का मतलब है अगर
मैं इक्वेशंस लेता हूं और उनको मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म में लिखता हूं, एक्स इक्वल टू बी, राइट। बी जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस बनेगी, अगर बी जीरो नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस बनेगी। तो मैं स्पेशल केस ना लेते हुए नॉन होमोजीनियस का केस ले रहा हूं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगी इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए जो है वो जीरो नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी जिसमें डिटर्मिनेंट ए जीरो आता था। लेट्स इसको कैसे प्रूव करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ए एक्स किसके इक्वल है, बी के। रीमल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, क्या बनेगा ये ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। Therefore, Ix equal to A inverse B, and therefore x equal to, this is I, x equal to A inverse B। तो इससे हमें एक तो ये पता चल गया कि हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कैपिटल X क्या था, अगर आपको याद हो, वो ये मैट्रिक्स थी x y z, तो कैपिटल X निकालने का मतलब है आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x y z, राइट। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, मैं क्यों कह रहा था कि मैं इसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ले रहा हूं। अब अगर b जीरो होता है, b जीरो होता है तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगी। राइट हैंड साइड जीरो बनने का मतलब है एक्स वाई जेड, ये x इस मैट्रिक्स को डिनोट करता था, ये जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो एक बात क्लियर है कि अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता तो यूनिक सॉल्यूशन क्या बनती, जीरो बनती। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी बन सकती है। एक्स वाई जेड कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन अगर होमोजीनियस होगा तो वो जीरो 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 सॉल्यूशन ही बनेगी। तो पहले मैं ये प्रूव कर लेता हूं। मैंने प्रूव क्या करना था कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये तो प्रूव हो गया कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा। अगर होमोजीनियस केस होगा तो मैंने बता दिया b जीरो होगा तो x y z की सिर्फ जीरो 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 वैल्यू आएगी। अब नॉन होमोजीनियस के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। होमोजीनियस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, b जीरो लिया, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी, स्मॉल x y z। मैं लेता हूं इफ x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशन। इफ नहीं लिखते लेट लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये दो सॉल्यूशंस हैं। हमने प्रूव करना है यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल है। सपोज कर लिए दो सॉल्यूशन है। अच्छा, ये इक्वेशन देखें ax इक्वल टू बी, व्हाट डज दिस इंप्लाई, इससे मिलेगा ax1 इक्वल टू बी, राइट, एंड ax2 इक्वल टू बी, व्हाट डज दिस इंप्लाई, दोनों b के इक्वल है, तो इसका मतलब ax1 किसके इक्वल आएगा, ax2 के, राइट। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ये क्या बना, a इनवर्स ax1 इक्वल टू a इनवर्स ax2, therefore ix1 इक्वल टू ix2 एंड therefore x1 इक्वल टू x2। हम लेके चले थे कि भाई दो सॉल्यूशंस हैं, पर मेरे पास लास्ट में आ गया x1 और x2 इक्वल है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमेशा यूनिक रहेगी, कब, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, राइट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इक्वेशंस का कोई फर्क नहीं, वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। पर हम प्रूव करते हैं इसको नॉन होमोजीनियस केस के लिए, क्योंकि होमोजीनियस केस के लिए प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं। अगर b जीरो होता तो ये x पूरा जीरो आ जाता, x जीरो आने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड क्या बन जाता, जीरो जीरो जीरो। तो आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। अब मैं एक चार्ट बना के बताता हूं आपको होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस का। और उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशंस कैसे निकाल। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं होमोजीनियस और यहां लिख रहा हूं मैं नॉन होमोजीनियस।
if system of equation is homogeneous, then the, मैंने आपको बताया अगर सिस्टम होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन हमेशा आएगी, दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट रहेगा। बट अगर नॉन होमोजीनियस है तो इसमें कंसिस्टेंट भी है और ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन होगी वेदर यूनिक और इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होगी, देयर विल बी नो सॉल्यूशन एट ऑल। अब कंसिस्टेंट में भी आगे हमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट जीरो, देन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगी एंड it is called जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन इसलिए कि इस केस में जो सॉल्यूशन होगी तीनों वेरिएबल्स की x स्मॉल x y z की वो जीरो ही आएगी। मैं एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा अभी। और ये जो जीरो है इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बट इफ determinant A is not zero, then infinite many solutions. Then we have infinite many solutions. Many solutions may be, please याद रखना 0 0 0 will be one of the solution. Difference समझ ले here, जब determinant A 0 नहीं है तो 0 0 0 is the only solution, right? And here 0 0 0 will be the one of the solution. I am talking if we take three equations simultaneously. ध्यान से सुने, अगर मैं इक्वेशन लेता हूं 2x plus 3y plus z equal to 0, x plus 4y plus 3z equal to 0, 7x minus 3y plus 9z equal to 0. इस इक्वेशन में देखना x को 0 पुट कर दो, y को पुट कर दो 0, z को पुट कर दो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। और इसमें क्या है, ये कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि ये b 0 है। ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इक्वेशन में 0 0 0 विल बी द वन ऑफ द सॉल्यूशन। 0 0 से मतलब है x भी 0, y भी 0 और z भी 0। ये एक सॉल्यूशन जरूर आएगी। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो सिर्फ यही सॉल्यूशन आएगी। और अगर डिटर्मिनेंट ए, यहां पे मैं करेक्शन कर लूं प्लीज, यहां पे डिटर्मिनेंट ए 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो मैनी सॉल्यूशंस होंगी और ये एक सॉल्यूशन जरूर होगी उसकी, राइट? अब हम आते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम पे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? इधर वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस, या वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। राइट? और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हो गया? नो सॉल्यूशन। अब प्लीज देखें, हमने प्रूव किया थ्योरम में, इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट 0, देन वी विल हैव वन सॉल्यूशन। अब केस आता है व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज 0, उस केस में इनफाइनाइट भी मिल सकती है और नो सॉल्यूशन भी मिल सकती है। नाउ इतना पता चल गया, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगी या नो सॉल्यूशन आएगी। अब कब पता चले इनफाइनाइट कब बनेगी और नो कब बनेगी? मैं लिखता हूं, इफ डिटर्मिनेंट ए 0, देन एक हमें स्टेप और करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी। आपको याद होगा इनवर्स कब निकालते थे? हमने अभी जो एक थ्योरम की थी जिसमें हमने मेंशन किया था x इक्वल टू a इनवर्स b, राइट?
इनवर्स निकालने का मेथड क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, जो इसके साथ वाला पार्ट है। और ध्यान से सुनना, नंबर 1, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी 0 आ जाता है, देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। Number 2, if adjoint A into B is not 0, then there is unique solution. So this is the summary of whatever we have done. ये पूरी summary है। अब टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है या 1 to 6 क्वेश्चन है, वो यही है कि फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। धोखा नहीं खाना है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट 0 है तो इट इज स्टेट में कंसिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, वो नॉन होमोजीनियस होंगे। अगर सपोज होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है, होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होगी, मैं एग्जांपल दे चुका हूं, जिसमें ये b 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आता तो स्टेट में यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है और क्वेश्चन आता है फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, स्टेट में राइट इट इज कंसिस्टेंट। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे आएगी थोड़ी, वो भी कब आएगी, अगर डिटर्मिनेंट a नॉन 0 है, इट इज कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट a 0 है, then we have to find this part and then we will be able to find whether it is consistent or inconsistent. तो मैं टेक्स्ट एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक्सरसाइज से शुरू कर रहा हूं। Exercise 4.6. First question, it is x plus 2y equal to 2, then 2x plus 3y equal to 3. अगर MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है फाइंड वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, दो ही इक्वेशन दी है, तो यू कैन यूज द मेथड व्हिच यू हैव स्टडीड इन 10th. What is a1 upon a2? 1 by 2. 2 by 3. a1 upon a2 is not equal to b1 by b2. State में right, unique solution and therefore consistent. लेकिन अगर नहीं आता, मुझे consistent और inconsistent के लिए basically क्या चाहिए, a and b. तो a मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी, coefficients of the variable matrix है ना, ये a है, and what is b here, 2 3. तो कैसी इक्वेशन हुई, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इट इज नॉन होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होती, यहां 0 होता, यहां 0, मैं स्टेट में कह देता ये कंसिस्टेंट है। अब डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, इट इज 3 minus 4 which is -1 not equal to 0 and therefore it is consistent. क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला गया, सिर्फ पता करना है whether it is consistent or not, right? सेकेंड भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, थर्ड भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, दैट यू ट्राई योरसेल्फ। आई एम टेकिंग फिफ्थ क्वेश्चन नाउ व्हिच इज 3 by 3 मैट्रिक्स, 3x minus y minus 2z equal to 2. 2y minus z equal to -1. 3x minus 5y equal to 3. सबसे पहले मैं मैट्रिक्स A ले लेता हूं, और B मैट्रिक्स भी लेने की जरूरत तब है अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए। क्या मैट्रिक्स बनी, 3 -1 -2,
देन 2y, x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, फिर 2 देन -1, राइट, और ये बनेगा 3 -5, z नहीं है तो z का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। दिस इज ए। मैट्रिक्स बी क्या है, 2 -1 3, ये 0 नहीं है तो इसलिए नॉन होमोजीनियस है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंडिंग बाय r1, ये क्या बनेगा 3 इंटू 0 माइनस ऑफ 5, तो दैट इज -5, देन इट इज +1, 0 plus 3, that is 3, then it is -2, 0 -6, let me check this one also once again, it is 0 plus 3 of this one, 0 -6, that is -6, so what it will be, -15 plus 3 plus 12, so here it is 0. Now the question arises. डिटर्मिनेंट a 0 आने का मतलब है ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट a 0 है, इट विल बी कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। डिटर्मिनेंट a 0 है, तो लेट मी फाइंड एडजॉइंट ऑफ इट। क्यों, अब मेरे को दो चीजें एक चीज निकालनी है, एडजॉइंट इनटू b, और वो चेक करना है वो 0 है या नहीं। एडजॉइंट a, this you know, मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। अब इसका कोफैक्टर क्या आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर इस ढंग से निकालूंगा, लिखूंगा कॉलम वाइज, मुझे डायरेक्ट एडजॉइंट ए मिलेगा। 3 का कोफैक्टर बनेगा 0 -5, दैट इज -5, और साइन का ध्यान रखना, ये एलिमेंट है a11, साइन चेंज नहीं होगा, ये गया 0 -5, तो पहला एलिमेंट आ गया -5। नेक्स्ट में साइन चेंज होगा क्योंकि एलिमेंट a12 है। कौन सा एलिमेंट है, a12, 1 + 2 3 बनता है, ये और ये बना 0 और +3 है, साइन चेंज हो गया, -3 बन गया, राइट। देन दिस एलिमेंट दैट इज 0 -6, तो ये एलिमेंट a22 है, साइन चेंज नहीं होगा, फिर से देख लें, 0 -6 है तो ये -6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये एलिमेंट कौन सा बनेगा, a21, साइन चेंज होगा, ये पर्टिकुलर कॉलम और रो गया, ये 0 बना, -10 बनेगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, करेक्ट। यहां देखें, साइन चेंज नहीं होगा, अगर उसमें भी परेशानी आती है तो आप इसको ऐसे ना लिख करके इस ढंग से लिखें, इधर इसके ऊपर लिखने प्लस माइनस, कहने का मतलब जो भी आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस, जहां जहां माइनस है वहां साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको। अब हमने जाना ये वाला एलिमेंट, ये और ये, तो ये बनेगा 0 -6 यानी कि +6 है, और इसका चेंज नहीं होगा, ये +6 ही रहेगा। इसमें आए ये और ये, वो बनेगा -50। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हियर -1, this and this I hide, it is -15 and it will become +3, -15 + 3 is -12, sign will be changed, it is 12, right? Let's see once more, इसका क्या हमने -15 आ रहा था, ये +3 बनेगा, -12 बनेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, 12 बनेगा, कोफैक्टर्स निकाल दें। अब ये वाला एलिमेंट आएगा और ये रो चली जाएगी, ये बनेगा 1 + 2, प्लीज सुन लेना, 1 + 2 बना, 3 बना, इसके अंदर साइन चेंज नहीं होगा और ये 3 ही रहेगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लूं, 1 + 2, ठीक है। अब ये और ये गया, ये बना -3 और 0, -3 और 0 और साइन चेंज हो जाएगा, फिर 3 बनेगा।
coming to this point, it is this and this gone. 1 plus 4, 1 plus 4 is 5, and sign will not be changed, it is 5 here, right? Now this gone, this one, it is minus 3 plus 0, minus 3 plus 0, and sign is not going to change. Let me see, sign is going to change, sorry, let me check it again. Minus 3, yes, sign will be changed, minus 3 plus 0, and it will be 3 here, right? Next here, this part, it is 3 2s are 6 plus 0, and sign will not be changed, it is 6 here. Now what I am going to take, I am going to take adjoint A into B. So this is adjoint A, minus 5 10 5, minus 3 6 3, minus 6 12 6. One thing more I can do to make the multiplication simpler. What I am going to do is, I am going to, no, I can't take up any element common here. I have to write in this manner only. If it would have been determinant, so I could have done that. Adjoint A into B. I was thinking 3 is common in all, but 3 is not common here. It is minus 5 10 5, minus 3 6 3, minus 6 12 6 into. Now what is B? B is 2, minus 1 and 3. Let me check. First you check number of columns in the first matrix. 1 2 3 columns, here 3 rows, multiplication is possible. Now minus 5 into 2, minus 10, minus 10 minus 10, minus 20, minus 20 plus 15, that is minus 5, minus 5. Let me see, am I correct? Minus 10 minus 10 minus 20 plus 15 minus 5. Now here minus 6 minus 6 minus 12, minus 12 plus 3, minus 12 plus 3, minus 12 plus 3 will be, sorry, 9 here, 9 here. I will check it again. Minus 6 minus 6 minus 12, minus 12 plus 9, minus 3, minus 12 again, minus 12, minus 24, minus 24 plus 18, minus 6. So it is not equal to 0. Therefore, when it is not equal to 0, that means there will be no solution, and therefore the system of equation is inconsistent. So I will take one more question. This I have taken. I have deliberately taken 5th before the 4th one. Now I am coming to the 4th also. There is one technical aspect which has to be explained. Otherwise it is again the easier one, similar one. The 4th question लूँगा मैं. Question 4. X plus y plus z equal to 1. 2x plus 3y plus 2z equal to 2. Ax plus ay plus 2az equal to 4. अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि इसमें जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो एक अननोन वैल्यू में आएगा जो कि a है. लेट्स ट्राई. ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? यहां x का कोफिशिएंट 1, फिर 1, फिर 1.
x का कोफिशिएंट 2, 3, 2, a and 2a. A is this matrix. Now B is 1, 2, 4. डिटर्मिनेंट ए निकालें। R1 से इसको एक्सपेंड कर लें, या अगर ऑपरेशन आप लगाना चाहते हैं पहले वो भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। R1 से इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ये रखा, ये बनेगा 6a माइनस 2a, 6a माइनस 2a इज 4a, डायरेक्ट लिखता हूं इसको। फिर ये -1 बनेगा, यहाँ 1 था, 1 इंटू 4a माइनस 1 इंटू ये, और ये गया 2 2 जा 4a, 4a माइनस 2a, अगेन 4a माइनस 2a, 4a minus 2a is 2a, then plus 1. Now it is 2a minus 3a, that is minus a. So determinant a is equal to 4a minus 3. This is equal to a. Determinant value, determinant capital A की वैल्यू निकल गई स्मॉल a. अब अगर तो ये सीधा 0 आ जाता, यानी 4a minus 4a आ जाता, तो हम कहते कि डिटर्मिनेंट ए 0 है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी या नो सॉल्यूशन होगी। फिर हम एडजॉइंट ए इनटू बी निकालते और पता करते। अब यहाँ पे अननोन वैल्यू है, कैसे डिसाइड करें कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है या जीरो है? देखें, ये जो स्मॉल ए है, इधर ए इज 0 और ए इज नॉन जीरो, यही दो बात है, या 0 होगा या नॉन जीरो होगा। ए को 0 डाल के देखते हैं, जो इक्वेशंस है इन दो में तो ए है नहीं, इसमें अगर मैं ए को 0 डाल दूं, ये क्या बना 0, ये बना 0, ये बना 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, इट इज इनकरेक्ट। 0 प्लस 0 प्लस 0 कभी 4 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो केस है, ये मेरे वाले केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसमें मैं सीधा लिख दूंगा फिर, बिकॉज a is not 0, therefore determinant a is not 0. So that means the matrix is a matrix is a non-singular matrix. When it is non-singular matrix, this implies it is कौन सी solution? Unique. तो consistent होगा, consistent solution, consistent, ठीक है। तो यही था हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, whether check the examine the consistency of the system of equations. तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस बन गई जो गिवन है। क्वेश्चन 6 सिमिलर टाइप का, वो आप ट्राई कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम ये सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाउ टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।